sharing my. You'll have, Yogesh, you'll have to make co-host. Co-host करने बनाना पड़ता है. Okay. तो मैं वैसे भी शुरू करता हूँ जब तक हो जाए. यस. तो 1 second. Can you see the screen? Yes. Screen दिखाई दे रहा है? Yes. Yes. Okay. So let me start straight away. तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन दूं, परिचय दूं ग्राउंड वाटर के बारे में, ग्राउंड वाटर के इतिहास के बारे में, और एक थोड़ा सा प्रैक्टिशनर कम एकेडमिक कम पॉलिसी मेकर नहीं कहूँगा, लेकिन पॉलिसी रिसर्चर, इस अनुभव के आधार पे आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस in the next 1 hour or so. So मैं शुरुआत बेसिकली ये 2 पिक्चर्स से करूँगा जो दर्शाते हैं रहट. दिस इज अ रहट. और ये रहट का इतिहास विशेष करके हमारे देश में काफी पुराना है. रहटें अभी बहुत कम चल रही है शायद. मैंने लेट द वीडियो है. Yes. तो रहटें बहुत कम चल रही है अभी, बहुत ही कम जगह, और वो धीरे धीरे मिट जा रही है. तो ये जो एक हेरिटेज है ग्राउंड वाटर का, wells and groundwater and animal power to extract groundwater. This is about 2500 2,500 साल पुराना ये एक, मैं ये कहूँगा कि एक संस्कृति है. तो इसको लेके आई वांट टू स्टार्ट. मैं शुरुआत करूँगा एक भूजल के ऊपर परिचय. मेरा एक मेरा एक सुझाव ये होगा कि मैं I'll try and finish in about 45 minutes. Then we can have some question answers from the participants if any. First of all, I think I'm very happy कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया. मैं बाद में बात करूंगा भी PGWM के बारे में. So आज के जमाने में there is a crisis on the ground. So were you able to see the video in the first slide, Yogesh? Yes. Because there are a few videos here, so I'll just show this video. इस वीडियो में ऑडियो है? हाँ, ऑडियो आएगा, अभी नहीं शुरू हो रहा. ओके. Can you hear the audio? नहीं, अभी नहीं आ रहा है ऑडियो. Okay, anyway, just look at the video. It's okay. It's a short video. ये सर गया वर्ष खुदवाया, जनवरी में खुदवाया. 3 फीट पानी चढ़ जाता. अभी दिन भर में शाम को साफ हो जाएगा. फिर रात में जो इकट्ठा होगा सुबह 7 बजे से चालू हो जाएगा, तो 11 बजे तक टूटी यहाँ चलेगी, दिन भर चलेगी.
ये सर 30 दिन से ज्यादा समस्या खराब है। हमारे दोनों भाई के पास पानी है, बाकी के लोग उनके पास पानी नहीं है। उस मोहल्ले में 2 घर पानी है, बाकी के घर पानी नहीं है, पूरा सुखद पड़ा है। बोर हो गया उस मोहल्ले में, 5-6 बोर से ऊपर हो गया। और इस मोहल्ले में 8-9 बोर इस मोहल्ले में भी है। यहाँ से बोर से उधर तक कोई में पानी नहीं है। और सरकारी लगा हुआ होल, उसमें भी पानी नहीं है, पूरा कट मोटर छोड़ दी कोरे में। हम इतने इतने बड़े हो गए, मेरी 30-32 साल की उम्र हो गई, मैंने ऐसी समस्या नहीं देखी। सो ये सॉरी, ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो में एक छोटा ट्राइबल पॉकेट है एमपी में। कुछ साल पहले 2016 की ये स्टोरी है, जहां इन्होंने बोला कि बहुत समस्या इन्होंने, मतलब 32 साल में पहली बार ऐसे समस्या उन्होंने देखी है। सो इन सम वेज द क्राइसिस ऑफ, जो पानी की क्राइसिस है, वो ग्राउंड वाटर की क्राइसिस है। ये हमें पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आप लोग कच्छ में हैं। कच्छ इज अगेन अ प्लेस विच इज सिग्निफिकेंट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। मैं आऊंगा इसके ऊपर बाद में। तो हम शुरुआत करते हैं कि मतलब हमारे दिमाग में, पूरे मनुष्य के दिमाग में बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदियां, इनके ऊपर बहुत फोकस है। और इतिहासकार भी ज्यादातर नदियों के बारे में बात करते हैं, तालाबों के बारे में बात करते हैं, ग्लेशियर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर के बारे में या ग्राउंड वाटर के इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते। ग्राउंड वाटर का इतिहास भी बहुत ही नैरो माइंडेड तरीके से देखा जाता है कि कुओं का इतिहास कितना है। बट इफ यू लुक एट द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स, मतलब जिसको होमिनिड बोलते हैं, जो सबसे पुराने मनुष्य के वो है, जीवाश्म है, फॉसिल्स है, वो 2 to 2.5 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 से 25 लाख साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो जमीन के नीचे पानी के पास रहते थे। दिस इज फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड स्टेक फॉन्टेन इन साउथ अफ्रीका। और ये नीचे जमीन के अंदर लाइमस्टोन केव में जो पानी है, इसके इर्द गिर्द ये फॉसिल्स मिले हैं। और आपने शायद एक नेटफ्लिक्स पे नया सीरीज आया था लास्ट ईयर से, द निएंडरथल्स करके। द निएंडरथल्स का भी काफी लंबा इतिहास है। वो दे स्टार्टेड देयर जर्नी इन यूरोप एंड ऑल ऑफ दैट। बट वो भी सारे के सारे वो जो फॉसिल्स है, they are found inside caves which have water. Okay, so there is a relationship of human evolution to groundwater. Human beings lived closer to groundwater than to rivers. मतलब ग्राउंड वाटर के पास ज्यादा रहते हैं। ये वाटर के इतिहास से निकल के आ रहा है। सबसे पुराना कुआं ये साइप्रस में डेट की 11,000 साल पहले। और ये मैंने वेबसाइट से लिया है। मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स आर पिक्चर्स दैट people in Aquadam have taken, but this is of course a picture from the internet. So भूजल का उपयोग काफी पुरातन कालों से मनुष्य कर रहा है और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। आप लोग शायद धोलावीरा जाएंगे, इसलिए मैंने धोलावीरा के कुएं का पिक्चर नहीं डाला। बट धोलावीरा, लोथाल, ये जो कुएं हैं, दे आर some of the oldest wells in India. I think Dholavira is 4,000 before present. And they are calling it Harappan. But आजकल नया एक theory है कि Harappan period itself actually was not 4,000. वो 8,000 के पास था. So the well in Dholavira may actually be much older than what it is stated to be. Anyway, तो
ये सारे जो पिक्चर्स हैं, ये हजारों सालों की जो लेगेसी है ग्राउंड वाटर की, जो संस्कृति है, वो आज भी कार्यरत है। बहुत सारे जगह पे आपको ये मिलेगी, ये पिक्चर्स, ये एविडेंसेस मिलेगी। सो ये है निमराना का वेल। ये है हमारे यहाँ फोर्ट के ऊपर बावड़ी है। मेनी फोर्ट्स इन महाराष्ट्र हैव दिस। ये उत्तराखंड में सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्प्रिंग्स, एंड उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ये एक पुरानी सिस्टम है जिसको लट्ठा या टेंडा कहते हैं उड़ीसा या बिहार में, जहां दिस पर्सन एक्चुअली यूजेस अ बैम्बू स्टिक टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। वेल से पानी निकल रहा है और ये चैनल देखो कैसे कर रहा है। पेड़ को काट के उसके थ्रू ये चैनल अपने छोटे से खेत में दे रहा है। दिस ऑफ कोर्स यू नो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वेरी ओल्ड सिस्टम। इट्स कॉल्ड द चड़स। आगे ऊंट से ये पानी निकाला जाता है। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो है ग्राउंड वाटर के स्रोत को एक्सेस करने का और उस पानी को खेत में ले जाने का, ये 10 to 15,000 ईयर्स पुरानी ये सिस्टम है। कनार नाम की सिस्टम है जो जहां यहाँ आप देख रहे हैं, काफी ऐसे एक लाइन में वेल्स है। मेरे ख्याल से आगे इसका एक छोटा पिक्चर मैं बताऊंगा जो मैंने बनाया है। ये चड़स है, ये रहट है। सो these traditional systems of groundwater sourcing have existed from 10 to 15,000 years before present. ओके, अब कनात का काफी इतिहास है। कनात ही आपको ईरान में मिलते हैं, अभी भी है। तरेज आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे। और हमारे यहाँ देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड सुरंगास। सुरंगास इज ऑल्सो अ सिस्टम दैट यू फाइंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो व्हाट इज अ कनात? सो कनात इज इन अ क्रॉस सेक्शन, ये ऐसे दिखता है कि यहाँ एक रिचार्ज वेल टाइप की सिस्टम है। ऊपर का जो रन ऑफ का पानी है वो इस वेल में जाता है। द वेल टैप्स द ग्राउंड वाटर बिलो, और ये वेल आगे के वेल्स को कनेक्टेड है। नीचे एक हॉरिजॉन्टल वेल करते थे, दिस इज कॉल्ड द कनाट चैनल इनसाइड द ग्राउंड। ये ग्राउंड के नीचे है और ये अलग अलग जगह पे एक्सेस शाफ्ट्स है। तो यू कैन से दैट यहाँ कोई वो वेल होगा, मेन वेल, और ये इसके एक्सेस शाफ्ट्स है। बिलो द ऑल दीज वेल्स आर कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल चैनल, और एक पॉइंट पे ये चैनल बाहर निकलता है। ये वाटर टेबल है। सो वाटर टेबल जहां जहां टैप होता है दैट विल गेट कनेक्टेड एंड इट कनेक्ट्स टू ऑल दीज वेल्स, एंड देन देयर इज एन आउटलेट। एक्सेस जो पानी है वो आगे जाके कोई इरिगेशन को पानी देता है। और ये पूरी सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये पहला वेल है जहां से पानी कोई निकालता नहीं है, दैट इज कॉल्ड द मदर वेल। दिस इज द मेन वाटर सोर्स फॉर द कनात, इट इज बिकॉज इट टैप्स द एक्विफर बिलो। एक्विफर क्या है देखेंगे बाद में हम। और ऊपर से भी पानी इसमें चला जाता है। तो मैं ये कहूंगा रिचार्ज और एक्सेस की सबसे पुरानी सिस्टम ये है। दिस डेट्स बैक टू 2500 ईयर्स, और ये अभी भी बहुत जगह पे शुरू है। अलग अलग लार्ज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ दीज सिस्टम्स। ओके, तो 19वीं सदी तक ये हजारों सालों की जो भूजल की संस्कृति है, ये 19वीं सदी तक हमें कुछ दर्शा रही थी। पुराने स्प्रिंग्स, उसका पानी, पुराने वेल्स और उसका ये मैकेनिज्म, ये हमें दो चीजें बताती। एक्सेस मतलब पानी को प्राप्त करने का जो मैकेनिज्म है, ये काफी वाइड स्प्रेड था, बहुत जगह आपको मिलता था। लेकिन जो कॉमन था सब में, ईरान में, अफगानिस्तान में, अफ्रीका में, शायद यूरोप में, और विशेष करके साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में,
बहुत सारी चीजें कॉमन थी इसमें। एक तो शैलो सोर्सेस थे, डग वेल्स, हैंड डग वेल्स, नेचुरल स्प्रिंग्स एंड कनाट्स, जिसको आज हम इनफिल्ट्रेशन गैलरी के नाम से संबोधित करते हैं। उसको पानी निकालने का जो मैकेनिज्म था, उसमें कोई इंजन नहीं लगता था, आइदर इट वाज ह्यूमन पावर और एनिमल पावर। और उसमें अलग अलग इंजीनियरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल होता था, पुलीज थे, लीवर था, और इसकी वजह से रहटे चलती थी, चड़से चलती थी, मोटे चलती थी। सो कॉमन एक्सेस, कम्युनिटी एक्सेस, शैलो एक्सेस और शैलो सोर्सेस एंड एनर्जी ऑफ अ डिफरेंट काइंड, ऑलमोस्ट फॉर 10,000 ईयर्स कम से कम ये सिस्टम चलती रही। ओके, नाउ एक सवाल है, आप जवाब अभी मत दीजिए। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस वीडियो। पहाड़ है, पहाड़ में से पानी फूट के बाहर आ रहा है। जैसे आपने एक बलून को पानी से भरा और एक सुई उसको लगाई, तो क्या होगा, वो होल में से पानी बाहर निकलेगा। पानी फूट रहा है, पहाड़ से पानी फूट रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस है। एंड एज यू कैन सी, ये पहाड़ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेजर्ट कंडीशंस, लेकिन पहाड़ से पानी फिर भी फूट रहा है। ये जो सिस्टम है, दिस इज अ स्प्रिंग, दिस वाटर कम्स फ्रॉम अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद वो, सो इफ आई गो बैक एंड इफ आई स्टार्ट द वीडियो एट द बिगिनिंग, यू कैन सी कि ऊपर के स्प्रिंग में, ऊपर के स्ट्रीम में, नाले में, दोनों नाले में पानी नहीं है। ये पॉइंट से नीचे पानी का बहाव है, पानी के बहाव के बगल में वेजिटेशन है। ये हिमालय का एक पिक्चर है, बट इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द फैक्ट दैट ग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर का जो विज्ञान है, इसको हमें अलग ढंग से देखना पड़ेगा, इसको हमें अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको डेजर्ट में ग्राउंड वाटर मिलेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ग्राउंड वाटर मिलेगा, आपको ऊंची पहाड़ों में ग्राउंड वाटर मिलेगा। हम लोग एक्वाडैम स्प्रिंग्स के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं हिमालय रीजन में, बाकी भी संस्थाएं हैं। हायर ऑल्टीट्यूड में भी पानी मिलेगा, आपको समुंदर के किनारे भी भूजल मिलेगा, आपको समुंदर के किनारे भी स्प्रिंग्स मिलेंगे। सो एक कन्वेंशनल सिस्टम से बाहर होके हमें ये ग्राउंड वाटर की सीख लेनी पड़ेगी। क्योंकि इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी जब पानी की आज बात आती है, और मैं कुछ, आई विल मेक अ फ्यू कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आल्सो, बट डोंट माइंड दैट। पानी की जब बात आती है, तब सब लोग आज भी गंगा जी, नर्मदा जी, कावेरी जी, गोदावरी जी, कृष्णा जी, ब्रह्मपुत्रा, ये बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े बांधों के बारे में बात करते हैं, डैम्स के बारे में बात करते हैं। नाउ एक्चुअली इफ यू लुक एट थिंग्स इन इंडिया, हर एक नदी का स्रोत जो है ये स्प्रिंग है। आप कच्छ जैसे भी एरिया में चले जाओ, और कुछ पहाड़ों में योगेश हमें ले गए थे पहले, कुछ साल पहले, और उन्होंने हमें वहां भी बताया कि छोटी सी नदी जहां से शुरुआत होती है, दैट स्टार्ट्स विद अ स्प्रिंग। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट, हम लोग जल चक्र पढ़ते हैं हमारे पूरे क्या कहेंगे, स्टडीज में, पढ़ाई में। और ये जल चक्र का जो विवरण दिया जाता है, उसमें हम ये देखते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाष्पीकरण होता है, फिर वातावरण में पानी जाता है, फिर बारिश होती है, और सतह के ऊपर तालाब है तो उसमें पानी स्टोर होता है, या तो नदी नालियों से बहाव होता है, और
फिर उसमें चला जाता है। एक छोटा सा रेफरेंस ये होता है ना कि कई जगह पे जमीन में पानी रिसता भी है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट द जल चक्र डजंट डू कन्वेंशनल इज, ये जो जमीन के नीचे वाला पानी है, ये जमीन के नीचे वाला पानी, ये पार्ट, ये क्या है, ये हमें दिखता नहीं। ये पूरी जो सिस्टम है, इसके बारे में आप इस कोर्स में पढ़ने जाने वाले। यू आर गोइंग टू एक्चुअली लुक एट दिस सिस्टम मोर केयरफुली। और उसमें मैंने कुछ यहां लिखा है, एक्विफर नाम की चीज लिखी है। तो एक्विफर ये जल चक्र में भी बड़ा रोल प्ले करता है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स द न्यू इमर्जिंग थिंकिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, अब अगले पर्व में चलते हैं। लेट अस कम टू द करंट। अभी के तारीख में हम आते हैं। अभी के तारीख में हम जब देखते हैं कि पर यूनिट एरिया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा वो बांग्लादेश में है। ऑलमोस्ट 100 millimeters per year, more than 100 millimeters per year. Next is India, Pakistan, of course parts of the Middle East also. In fact, part of I think it's Spain, Portugal, ये areas में, अमेरिका में भी है, but India, South Asia has the highest intensity of groundwater extraction and in the world आज के तारीख में। वाटर स्ट्रेस भी, जहां जहां ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, वहां वहां आप वाटर स्ट्रेस भी ज्यादा महसूस करेंगे। सो समहाउ ये तीन चीजें हमें देखनी है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, वाटर स्ट्रेस, एंड टुडे एज द पॉपुलेशन ग्रोज, हमारी आबादी जब से बढ़ रही है, तो more than half the world's population depends entirely on groundwater. ये लेटेस्ट नंबर्स अभी निकल के आ रहे हैं। उसमें से इरिगेशन में ये बताऊंगा थोड़ा सा, और एक ग्राफ को लेके 301 मिलियन हेक्टर, 38% ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट एट अ ग्लोबल स्केल। इंडिया का स्टोरी अलग है। So like I said, more than half the world's population is dependent on groundwater. और ये कुछ जगह के पिक्चर्स है, ज्यादातर इंडिया है, लेकिन वियतनाम गया था मैं, वहां भी ग्राउंड वाटर बहुत यूज करते हैं। यूरोप में ग्राउंड वाटर यूज बहुत करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। ओके, और दिस इज इंपॉर्टेंट। हर साल पूरे विश्व में 1000 घन किलोमीटर या 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, मतलब अभी कितना करोड़ उसमें होता है वो आप देखिए, बट 1000 क्यूबिक किलोमीटर्स, एक घन किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लेंथ, 1 किलोमीटर ब्रेड्थ और 1 किलोमीटर डेप्थ, ये 1 घन किलोमीटर होता है। और 1 घन किलोमीटर को आप अगर लो तो वैसे उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से। 70% of the annual global groundwater extraction is used in agriculture, as you can see, और ज्यादातर एशिया में एक्सट्रैक्ट होता है। एशिया में ऑलमोस्ट 50% of the total groundwater extracted is in Asia, and it is for agriculture. Okay. Yes, I have this picture. This is Dholavira, and I think if because you're there, you might have been there, but आई थिंक सबको इंडिया में अगर ग्राउंड वाटर जो पढ़ रहे हैं, इनको एक बार कम से कम धोलावीरा जाना चाहिए, क्योंकि एक ये पुरानी लेगेसी का एक सिंबल है। ओके, तो आज का स्टोरी मैंने बताया। क्या ये स्टोरी 10,000 15,000 साल की स्टोरी है? तो इंडिया की एक स्टोरी हम देखते हैं अभी। एक छोटा सा वीडियो है। आई विल डू द कॉमेंट्री बिकॉज अदरवाइज वो कॉमेंट्री अंग्रेजी में है, बट मैं कॉमेंट्री करता हूँ। So, India's groundwater story is quite unique. India. can you hear the video? You can't hear the video, right, Yogesh? Yes, हो सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं प्ले करता हूँ, then I'll talk in Hindi afterwards. Okay. Almost a quarter of the global extraction of groundwater.
And what makes this story unique is the fact that India was not such a groundwater dependent country even at the time of independence. When India became independent, our vision of water management was about dams and constructing dams and canals in order to take water to people. But I believe that didn't happen for various reasons. And therefore, the last mile connectivity, the last mile delivery of water wasn't achieved for many years. So the gap was actually filled by groundwater. Subsequently, in the 1950s and 60s, as the push for green revolution in terms of achieving food security increased, technology kicked in. And in the hard rock areas of India, for example, the borewell technology came in. Droughts were also a factor or a stimulus for technology. For instance, the 1971-72 drought in Maharashtra and in large parts of western and southern India prompted the infusion of the hand pump for access to drinking water. And in order to actually put in a hand pump, we brought in the technology of borewell in hard rock regions of India. Technology proliferates very rapidly. And the technology that came in for drinking water sourcing in the drought-prone regions of India quickly was taken up as technology that could access water for all regions. Urban, industrial, and moreover agriculture. As we deepened our existing wells and we drilled deeper through our boreholes, our groundwater extraction really grew. Around the 1980s, and subsequently even in the 1990s, with the advent of electric pumps, especially with the advent of submersible pumps, people could actually drill deeper, put in pumps at whatever depth they wanted, and extract water from greater and greater depths. So in some ways, it was a race to drill deeper and a race to the pump house to almost install pumps of higher capacities and so on and so forth. So today, India is perhaps the largest user of groundwater in the world, which is a well-known fact. But we also have the largest density of wells, roughly 30 to 40 million wells in India. And we kind of have technologies that can access water from depths of thousands of feet, making it very, very unique proposition. ओके तो एक इसका सारांश ये है, आपने देखा होगा वीडियो में काफी साफ है। ये जो कार्टून है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री। एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी हमारे काम के ऊपर, इंडिया के ग्राउंड वाटर के ऊपर, और उसके दरमियान ये एक वीडियो बनाता है। द डॉक्यूमेंट्री इज कॉल्ड एक्विफर मेज। मैं आपके साथ शेयर, योगेश भाई के साथ शेयर करूंगा बाद में। तो बेसिकली 1940s में हम लोग रेनफेड थे, इंडिपेंडेंट जब हो गए तब एक कॉल गया इरिगेशन के लिए, डैम्स के लिए। फिर डैम्स का पानी उतने फास्ट हम डैम्स बना नहीं पाए, और ग्रीन रेवोल्यूशन का आया, फूड सिक्योरिटी की बात आई, तो फिर लोगों ने अपने ही बलबूते के ऊपर, फार्मर्स ने अपने कुएं बनाए। एंड सो ग्राउंड वाटर वाज अ पुश फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन का पुश एक तरह से बढ़ गया, बट 1970s वाज अ वेरी ड्राई डेकेड, बहुत ही ड्राई डेकेड था। और उस दरमियान फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए ड्रिलिंग रिग्स आए, स्पेशली हार्ड रॉक एरियाज में। और यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए टेक्नोलॉजी आई, एक हैंडपम्प आया और ड्रिलिंग रिग्स आई, ये टेक्नोलॉजी फिर इरिगेशन में प्रोलिफरेट हुआ। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आया, तो उसके साथ
इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पंप्स आया, पहले पहले रहटे चलती थी, फिर डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल आया, और मैं ये कहूँगा कि आज नया एनर्जी का माहौल सब जगह फैल रहा है, विच इज सोलर. बट द क्वेश्चन इज, हैज इट सॉल्व द ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम? और फिर डीप ड्रिलिंग आया, लोगों ने अपने अपने डीप ड्रिलिंग, ये काफी चीप हो गया, और टुडे देयरफॉर इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड. 270 odd billion, 270 cubic kilometers, मतलब 270 billion cubic meters, same है इतना extraction. So 1/4 of the global extraction happens in India. Largest number of wells in India. So the water crisis in India is actually nothing but a groundwater crisis. Revival of rivers, dams बना के ये crisis नहीं छूटने वाला. We have to look at groundwater management. So that is the moral of the story. This is just a graph. ये graph है जो बताता है कि 1980s के बाद India started overtaking all the countries. In fact, look at how it has gone. In the 1960s, बहुत सारे कंट्रीज थे जो हमारे से ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर रहे थे, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सिलसिला चला और जो मैंने अभी वीडियो में बताया, वो इसके साथ मैच करता है. 1980s में जब मैंने मेरी पढ़ाई शुरू की ग्राउंड वाटर के ऊपर, तो मुझे भी पता नहीं था कि इंडिया वो हैड बिकम द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड इन द 1980s. और फिर भी हम ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे. हमने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात शुरू ही नहीं की. ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात एक्चुअली शुरू हो गई 2000 के बाद. एंड ये ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 2-3 मुद्दे हैं. ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड 6 times इन द लास्ट 50 years. 10,000 साल का जो लेगेसी था, वो गए 50 साल में ग्लोबल स्केल पे टोटली डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि 6 times इंक्रीज हो गया. नाउ ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके इम्पैक्ट क्या है. सो लाइक आई सेड, on an average today, at least 1 billion Indians use groundwater every day. 700 million Indians use groundwater every day in rural India. And at least 420 million Indians use groundwater in agriculture during at least one season of the year. ये हमने एक्वाडैम में कुछ साल पहले ये बाकी सारे आंकड़ों के आधार पे हमने निकाला था. And Yogesh will actually tell you that in Gujarat, the use is much higher in terms of proportions. तो हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर यूजेज कुछ जगह पे इतना है कि खेत में एक्सट्रैक्शन होने के बाद भी लोगों ने नदी में कुएं करने की शुरुआत की. दूसरा, रेनफेड फार्मर के पास भी एक छोटा कुआं होता है. तो ये 2 एक्सट्रीम्स है. एक एक्सट्रीम आपको एक्सट्रीम केस ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन बताता है, और दूसरा ये बताता है कि एक्सेस टू वाटर इज रियली अबाउट एक्सेस टू ग्राउंड वाटर. तो ये एक छत्तीसगढ़ का फार्मर है जो सिर्फ रेनफेड फार्मिंग करता है, लेकिन जब खेत में उसको जाना पड़ता है पैडी के लगाने के लिए, खेत में जब रहता है तो उसको एक पानी का सोर्स चाहिए, एंड दैट वाटर सोर्स कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी शैलो वेल. इज ऑल्सो अ वेल. ये गड्ढा नहीं है, ये वेल है, बिकॉज इट इज टैपिंग द वाटर टेबल. तो ये इंडिया का ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी दर्शाता है. सो वी हैव एक्चुअली अ फुल रेंज, फ्रॉम मार्जिनल बट एनुअल रिलायंस टू सीवियर एक्सप्लॉयटेशन. ये पूरा रेंज में आपको ग्राउंड वाटर का यूजेज दिखेगा. तो इसका अगर सारांश मुझे करना है तो 19th सेंचुरी के बाद क्या चेंज हुआ. जो 10,000, 5,000, 10,000 ईयर्स का जो एक संस्कृति था, एक्सेस ये व्यक्तिगत हो गया. सबके पास कुआं हो गया, ज्यादातर लोगों के पास. वो एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स हो गया. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ होल्स इन द ग्राउंड. shallow wells, intermediate wells, deep dug wells, deep bore wells, deep tube wells, सारा का सारा आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा. दूसरा, जो एनिमल पावर
और ह्यूमन पावर था, वो अभी आपने मशीन डाला अंदर, और a machine is capable of extracting large volumes of water over short periods of time without understanding कि वो अंदर वाली सिस्टम है जिसको हम एक्विफर कहते हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या रेट से कुएं को पानी देता है। हमने हमारी जरूरतों के आधार पे पंप डाले, इन वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स, और ये सारा माहौल होने की वजह से सबके पास कुआं है, लेकिन क्या समानता बढ़ गई उसकी वजह से? एक्चुअली नहीं, समानता तो असमानता बढ़ गई, समानता नहीं बढ़ गई, असमानता बढ़ गई, इनइक्विटी आ गया, मार्जिन जो जिसके पास पूंजी नहीं है इन्वेस्ट करने में ग्राउंड वाटर के लिए, वो मार्जिनलाइज हो गया, एक प्रकार की कंपटीशन आ गई, स्पर्धा, उसमें शरीयत शुरू हो गई, और कुछ जगह पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया, झगड़ा। ये हमें पूरे डिटेरियोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नेचर को हमने इस प्रकार से ट्रीट करने शुरू की। आज इंडिया की स्थिति अगर हम देखें तो हर एक खेत में, हर एक प्लॉट में, अर्बन एरियाज में भी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर का, एंड आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व। मैं कुछ क्विकली आपको 3-4 स्लाइड्स आगे के बताऊंगा कि अगर चेंज क्या हुआ लास्ट 50 इयर्स में इंडिया में, कि 1950s में एग्रीकल्चर में 65% योगदान सरफेस वाटर का था, 2000 में 65% योगदान ये ग्राउंड वाटर का है, और 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पब्लिश किया एक रिपोर्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि 70% ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर इज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर, which was 30% at the start at independence. Okay. ये जो चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है। सो इन समरी, इंडिया हैज many wells. ये थोड़ा पुराने आंकड़े हैं। It also has a large number of natural springs, and people use wells and springs more than they use rivers and streams. तो एक ये पैराडॉक्स या विरोधाभास हमें नजर आता है कि यूज हम ग्राउंड वाटर ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम अटेंशन सरफेस वाटर को ज्यादा दे रहे हैं, पॉलिसी में, प्रैक्टिस में, ऑल ऑफ दैट। इसके 3 मूल परिणाम है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मेनली जो शैलो वेल्स थे, पुराने वेल्स थे, ये टोटली ड्राई हो गए। द निमराना वेल फॉर एग्जाम्पल, अभी लोग सिर्फ इसको हेरिटेज स्ट्रक्चर के हिसाब से देखने जाते हैं। 300-350 साल की परंपरा अभी सिर्फ एक सिंबल में अटकी हुई है, क्योंकि ये वेल खाली पड़ा है। दूसरा, ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन, जिसका सेहत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा असर है। सो फ्लोरासिस, आर्सेनिकोसिस, हाई सैलिनिटी इन ग्राउंड वाटर, और उसके साथ रिलेटेड जो सेहत की समस्याएं हैं, ये लगभग 25 से 30% जिलों में इंडिया के ये मौजूद है। एंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से रिवर्स भी सूखने लगी, क्योंकि सबके दिमाग में ये आइडिया होता है कि नदी में अगर प्रवाह है तो ग्राउंड वाटर ठीक ठाक रहता है। लेकिन उल्टा भी उतना ही ट्रू है कि अगर एक्विफर, जो मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर, एक्विफर को अगर एक्सट्रैक्ट ज्यादा किया, एक्सप्लॉइट ज्यादा किया, तो एक्विफर नदी को जो नेचुरली पानी छोड़ता था झरने या स्प्रिंग्स के जरिए, वो पानी अभी खत्म हो गया। सो द ड्राई सीजन फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर टू रिवर्स, और रिवर में जब ग्राउंड वाटर आके मिलता है और वो प्रवाह नदी का बनता है, उसको बेस फ्लो कहते हैं। सो बेस फ्लो इज दैट पार्ट ऑफ द रिवर फ्लो विच हैज बीन फेड बाय ग्राउंड वाटर। तो बेस फ्लो मिट गए। बेस फ्लो मिट जाने के वजह से क्या हो गया, बहुत सारी नदियां अभी सीजनल हो गई, क्योंकि मानसून में तो बहती है, लेकिन फिर गर्मी के टाइम में उसका प्रवाह कम होता है। सो दिस इज एक्चुअली तापी नियर जलगांव, एंड यू कैन सी दैट अपस्ट्रीम, इसके अपस्ट्रीम खत्म हो गया पानी, देयर इज नो फ्लो।
सो आपका ये ट्रेनिंग है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सोचा था कि ये व्हाट डज इट डू। योगेश भाई ने मेरे को वो भेजा था टाइम टेबल। तो आई थिंक ये ट्रेनिंग आपको थोड़ा सा इक्विप करेगा कॉन्सेप्ट्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, और पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में स्किल्स क्या लगती है। जो आपको अलग अलग सवाल मैंने जो अभी बताया, ये सवालों को एड्रेस करने के लिए ये स्किल्स आपको इसमें मिल जाएगी। कुछ सवाल मैं अभी आपके सामने रखूंगा जो हमने दोनों एसीटी और एक्वाडैम, हमारी जो संस्थाएं हैं, और भी संस्थाएं हैं, 5-6 संस्थाएं, तो ये सवाल क्या एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कि विज्ञान इसमें क्या है, कि एक गांव में मान लो, एक गांव में वाटरशेड का काम हुआ है, यहाँ बांध बना है, और ये आशा थी कि उस गांव में, जैसे कोड़ोशी गांव है, कोड़ोशी गांव में बड़ा एक बांध पर्कुलेशन टैंक बना, उसके डाउनस्ट्रीम वाले वेल में पानी चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली हुआ कुछ अलग। बगल वाले गांव में, हड़पीड़ में, जो 10-12 किलोमीटर दूर है, आई थिंक इट्स अबाउट 4 किलोमीटर्स, उसमें वो पानी चला गया, वहां के वेल्स काम करने लगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर रिचार्ज के लिए आप स्ट्रक्चर बनाते हो, तो ए और बी स्ट्रक्चर है, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पानी रिचार्ज करने में अच्छा है। मैं सिर्फ सवाल उपस्थित कर रहा हूं। वाटरशेड के काम में आप भले ही बहुत सारे बांध बनाओ, लेकिन इनमें से कौन से बांध में ज्यादातर पानी रिसने वाला है, यह सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। और मेन चीज जो है वो ये है कि आप अलग किस्म से जमीन और जमीन के नीचे की जो व्यवस्था है, जिसमें भूजल आपको प्राप्त होता है, ये व्यवस्था अपने आप में ही इतनी इसमें विविधता है जैसे जमीन की विविधता है। लाइक यू कैन सी दिस इज द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और सरफेस ऑफ द ग्राउंड को हम टोपोग्राफी, कॉन्टूर्स, टोपोग्राफिक मैपिंग, रिमोट सेंसिंग में भी आजकल तुम ये कर सकते हो। ये सरफेस ऑफ द ग्राउंड जितना डाइवर्स है, उतना ही डाइवर्स या उससे भी ज्यादा डाइवर्स ये सब सरफेस है। सो एनीवे, मैं इसको फास्ट ट्रैक करता हूँ। जैसे ये कॉन्टूर्स हैं, जमीन के ऊपर वाले कॉन्टूर्स, हम लोग ये कॉन्टूर्स देखते हैं, और कॉन्टूर्स के आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जमीन का एरिया, उसकी टोपोग्राफी, उतार चढ़ाव, उसकी मॉर्फोलॉजी, ये कैसे है। सो इफ वी गो टू द नेक्स्ट लेवल, ये आपको जमीन की व्यवस्था दिख रही है, एंड यू कैन सी दिस सैटेलाइट इमेज। यहाँ एक बांध है, यहाँ एक गांव है, ये सारी खेती है। आपको ये मॉड्यूल या ये डिप्लोमा में ये दिखाई देगा कि ये कुएं हैं, कुएं कहाँ हैं, इसको मैप करने की जरूरत है। कुएं मैप करने के बाद ये कुएं में आपको क्या मिलता है, आई मीन इन द सेंस इसकी वाटर लेवल्स कैसी है, और वाटर लेवल का मापन करने के बाद हाउ डज द सबसरफेस लुक लाइक। सबसरफेस मतलब जमीन से नीचे जो व्यवस्था है, उसको विजुअलाइज करने की, उसको क्या कहूंगा आपको, उसके बारे में आपको दृष्टि बनाने की जो स्किल है, वो इस पे से दिखाई देगी। मैं बताता हूं व्हाट इट मीन्स। ये सतह है, ये कुएं हैं, कुएं में आप मापन कर रहे हैं। नॉर्मली आपको दिखेगा नहीं, बट आपके इमेजिनेशन में ये आएगा। अलग अलग डेप्थ्स है। फिर ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल में भी उबड़ खाबड़ उसकी टोपोग्राफी, मतलब उसका ज्योमेट्री है। कहीं जगह ऊंचा है, कहीं जगह नीचे है। इसके ऊपर, इसके आधार पे आप ये तय करना जानोगे कि पानी जमीन के नीचे, ग्राउंड वाटर कहाँ से कहाँ बह रहा है। ग्राउंड वाटर, बारिश होने के बाद ग्राउंड वाटर की लेवल कौन से जगह से कहाँ से कितनी बढ़ गई। सब जगह समान लेवल नहीं बढ़ती है, कुछ जगह ज्यादा बढ़ेगी, कुछ जगह कम बढ़ेगी, डिपेंडिंग ऑन
नीचे की कंडीशंस, और उसके आधार पे आप ये तय करोगे कि पानी कहाँ से कहाँ बह रहा है नीचे, ग्राउंड वाटर, और फिर बाकी कुछ बहुत सारी चीजें इसके आधार पे निकल आएगी। तो एक ये जो विजुअलाइजेशन है, ये विजुअलाइजेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड दिस इज व्हाट दिस मॉड्यूल विल टेल यू। नाउ व्हाई डू यू नीड टू विजुअलाइज, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक कि एक्चुअली गांव में जाके कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता वर्धन लोगों का करने में ये मदद करती है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द साइंस ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजियोलॉजी, क्योंकि पत्थर की पढ़ाई के बिना आप ग्राउंड वाटर की पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन पत्थर की पढ़ाई तो सिर्फ जियोलॉजिस्ट करता है। तो क्या पत्थर की पढ़ाई हम लोग लोगों तक ले ऐसे तरह से ले जा सकते हैं जिसके आधार पे वो निर्णय प्रक्रिया जो ग्राउंड वाटर के है ऊपर वो निकल आए। अब ये आप थोड़ा सा ये लुक एट दीज 1 2 3 4 5 पिक्चर्स, एंड आप अपने नोटबुक में ही नोट डाउन कीजिए, मुझे बताइए मन मत। ये पत्थरों को देख के आपको क्या लगता है कि पत्थर में जो पत्थर की सिस्टम है, इसमें से 1 2 3 4 5, 5 मतलब ये एक क्या खदान है, क्वारी है, क्वारी का पत्थर ये है। 1 2 3 4 5 में से पत्थर के अंदर अगर पानी को भंडारित करना है, उसका संधारण करना है, तो 1 2 3 4 5 में से सबसे अच्छा पत्थर पानी के भंडारण करने के लिए कौन सा है, ये मैं आपके पास ही रखूंगा, 1 2 3 4 5। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल नीड टू आंसर। फिर द कोर कंपोनेंट ऑफ पीजीडब्ल्यूएम, यहां आने के बाद व्हाई डू यू नीड पीजीडब्ल्यूएम, उस पर अभी आऊंगा मैं। तो ये जो भूजल विज्ञान के बारे में अभी तक मैंने बात की, ये भूजल विज्ञान आपको अभी कन्वर्ट करना है। वी हैव टू टेक पीपल बैक फ्रॉम इंडिविजुअल एक्सट्रैक्शन टू कम्युनिटी मैनेजमेंट। व्यक्तिगत पानी को निकालना, पंपिंग से लेके हमें कम्युनिटी या समाज या समूह को लेके भूजल प्रबंधन करना है, और ये कोर कंपोनेंट है पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का। इसमें एक लंबी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया के कुछ यहाँ पिक्चर्स है, मापन है, क्वालिटी का मेजरमेंट है, लोगों को लेके डिस्कशन करना है, विलेज मीटिंग करनी है, और विलेज मीटिंग के बाद लोग निर्णय लेंगे कि हमें मैनेज क्या करना है। ओके, इसका मेन जो मूल है, आधार है कि हाउ विल यू गेट कम्युनिटीज टू मैनेज ग्राउंड वाटर, उसका प्रबंधन करना है। तो जब ग्राउंड वाटर का प्रबंधन होता है तो एक प्रकार से वो एक्विफर का प्रबंधन हम करने वाले। तो एक्विफर क्या है वो भी आप पढ़ेंगे उसमें। तो एक्विफर वो चीज है जहां जो पत्थर की एक व्यवस्था है या पत्थर से बने जो सिस्टम्स है, जैसे गाद वाला इलाका है, सैंड है, रेत है, दे आर ऑल मेड फ्रॉम रॉक्स, या ठोस पत्थर है जिसमें फ्रैक्चर्स है। जो पत्थर पानी को भंडारण करने की क्षमता और प्रवाहित करने की क्षमता जमीन के अंदर रखता है, उसको एक्विफर कहा जाता है। और कहीं जगह वो एक्विफर नेचुरली पानी छोड़ता भी है, ये स्प्रिंग है। सो दिस रॉक इज द एक्विफर। हाउ डू यू अंडरस्टैंड एक्विफर्स? ये एक्विफर समझने के लिए सिर्फ जियोलॉजी की जरूरत नहीं, जियोलॉजी सिर्फ पर्याप्त नहीं है। जियोलॉजी के साथ, हाइड्रोजियोलॉजी के साथ, सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण विज्ञान, ये सारी की सारी चीज इसमें अंतर्भूत है। और फिर ये सवालों को लेके पॉलिसी में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। दिस हैज बीन द कोर कंपोनेंट ऑफ पीजीडब्ल्यूएम। सो टुवर्ड्स द एंड
एंड बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा, हमारी संस्था है, आप तो एसीटी के बारे में आपने जाना होगा, सो 5-6 संस्थाओं ने पीजीडब्ल्यूएम पे काम किया है, सो एक्वाडैम इज वन ऑफ देम। हम लोग एक्विफर्स पे ज़्यादा काम करते हैं, एक्विफर बेस्ड, उसके साइंस के ऊपर, उसके आधार पे ट्रेनिंग करते हैं। एजुकेशन में हम लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भी है, जैसे ये आपका डिप्लोमा है, वैसे 3-4 जगह पे ग्राउंड वाटर का मॉड्यूल हम लोग सिखाते हैं। TISS बॉम्बे में है, शिवनादा यूनिवर्सिटी दादरी में है, फिर IIT में स्लाइटली हायर लेवल को लेके अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर जमीन के ऊपर हम लोग काम करते हैं थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, और हमारा उद्देश्य ये है, जो मेरे ख्याल से पीजीडब्ल्यूएम का भी उद्देश्य है, कि एक्विफर और समूह या समाज, इन दोनों को पास कैसे ले आना, क्योंकि ये दूरी जो है वो बढ़ गई है। इसलिए ये पूरी जो स्टोरी थी मेरी, 50 years of story, 2,500 years of story, 10,000 years of story, that in the last 50 years, human beings have actually started using more water, but they have distanced themselves from the idea of aquifers. Aquifer diversity इंडिया में बहुत है। So एक ये broad map हमने बनाया था कुछ साल पहले, which shows you different rock types, जो आप पढ़ेंगे। आप अभी डरिए मत कि ये रंग क्या है, बट मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि there is one very important element that I want to tell you. This is what we do. मैं skip करूंगा, अभी मैंने इसके बारे में बात की थी कि मैंने सिर्फ भूजल, शुरुआत की भूजल उपयोग के इतिहास से, और मैं खत्म कर रहा हूं एक्विफर्स के ऊपर। एक्विफर्स का इतिहास जो है, that is as old as the history of the earth. तो ये मैप को ही मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये एक्विफर फॉर्म हुए, इसके लिए इट टुक 450 crore years, 450 करोड़ साल पुराना ये एक्विफर का इतिहास है। एक्विफर के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते, नदियों के इतिहास के बारे में बात करते हैं, नदी कितनी पुरानी है, वो कहाँ से निकली वगैरह वगैरह, लेकिन एक्विफर का इतिहास वैज्ञानिक तौर पे is as old as the age of the earth. And अलग अलग जगह पे, लाइक जो कलर्स हैं, यहां हमने थोड़ा सा एक्विफर के एज के बारे में बताने की कोशिश की। एंड योगेश विल ऑफ कोर्स टेल यू अबाउट गुजरात, द एज ऑफ एक्विफर्स इन गुजरात. So I thought I will say at the end that the dynamic history of aquifers has enabled the history of groundwater. ये एक्विफर के इतिहास की वजह से ये ग्राउंड वाटर का इतिहास हम देख पा रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीजीडब्ल्यूएम बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो बिफोर आई गिव इट बैक, एक मैंने, शायद ये आपको योगेश भी बताएंगे, लेट मी सी इफ आई हैव इट ओपन समवेयर. तो पीजीडब्ल्यूएम का जो एक सिलसिला था हमारा, वो काफी साल चला, अभी भी हम चल रहे. अर्घ्यम ने तब सपोर्ट किया था पीजीडब्ल्यूएम का. ये आप नक्शा देख रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द मैप दैट आई शोड यू. ये पीजीडब्ल्यूएम एक डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर टू मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये मेन एक पहली चीज है. वो अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म से किया गया है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है उसमें. दूसरा, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के अप्रोचेस को हम क्रिटिकली देखते हैं. उसमें अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग किस्म से, कोई ने उसको वाटरशेड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, कुछ जगह वो ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से किया, कुछ जगह क्रॉप वाटर बजटिंग, एग्रीकल्चरल वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से किया. लेकिन सब में जो कॉमन चीज है वो पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, डीमिस्टिफिकेशन ऑफ साइंस, कॉम्प्लेक्स विज्ञान को, इनविजिबल जो चीजें उसके विज्ञान को आपको सिंपल करके लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें लोग भी पार्टिसिपेट. ये विज्ञान जनरेट करने के लिए भी गांव के लोग, समूह के लोग, समुदाय के लोग
इसमें बड़ा योगदान करते हैं. This is not something that a research scholar from a university can do. Okay. Okay. So उसके कुछ सिद्धांत हैं, वो भी आप पढ़ेंगे. उसके कुछ रिसोर्स सेंटर्स बने हैं. ACT है, एक्वाडैम है, वासन करके संस्था है हैदराबाद में, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट है, मेकपाइन अभियान है, थोड़ा बहुत बाकी भी संस्थाओं ने उसको उठाया है, SPS, FES, बहुत सारी संस्थाओं ने उसको उठाया. अभी WOTR भी कर रहा है, एक्विफर बेस्ड मैनेजमेंट. तो लेकिन PGWM के प्रिंसिपल्स, ये अर्घ्यम के साथ ये 5 संस्थाएं जो जुड़ी थी, यहां से ये निकल के आया, जिसका एक परिणाम था अटल जल योजना, जिसमें भी ACT जुड़े हुए हैं. हम लोग थोड़े से हट गए, उसके कारण कुछ अलग है. तो ये PGWM की एक बड़ी इकोसिस्टम बनी. ये कैसे चलेगा ये भी आप पढ़ेंगे. ये एक्शन रिसर्च, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एडवोकेसी, ये 3 पिलर्स है उसके. और उसके काफी इम्पैक्ट स्टोरीज हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन काफी इसके इम्पैक्ट स्टोरीज है. दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम कच्छ. एंड टूवर्ड्स द एंड मैं इतना कहूंगा कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट फॉर PGWM. हम लोग सारी की सारी ये संस्था है, ये अभी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है एज PGWM. हम लोग साथ में जो काम कर रहे थे वो अभी कर नहीं पा रहे. बट आई थिंक हर एक संस्था अपने बलबूते के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मेन कंपोनेंट जो हमारा है दैट इज पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. क्योंकि हमें लगता है कि पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करे बिना इंडिया का वाटर क्राइसिस सॉल्व नहीं हो सकता. सो थैंक यू. I will stop here and hand it back to you, Yogesh. We still have, I started at 1:10. अगर कोई सवाल है किसी का, वो पूछ सकते हैं. सवाल तो दिमाग में लोगों के आना शुरू हो गया है. पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आप नवंबर फर्स्ट वीक में जब प्लान कर रहे हैं ना, उस टाइम पे फ्लड करेंगे आपके ऊपर सवाल का. चलो, वेरी गुड. तो तो मैं, अच्छा योगेश, एक मेरे से विनती थी जी. कैन आई सी द स्टूडेंट्स? यस, आप देख सकते हैं. मैं मेरा कंप्यूटर, हाँ, इफ यू जस्ट, अच्छा, ओके. हाय, मेरा नाम जिगर वैद्य है और मैं एग्रोसेल CSR टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कच्छ से हूँ. और खासकर हम जो अपना व्हाइट रण है उसके आसपास के गांव में सब काम करते हैं. नाइस मीटिंग यू. नमस्ते, मेरा नाम सागर पित्रोड़ा है और मैं एक प्राइवेट सेक्टर पर जॉब करता हूँ. तो जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं, तो उसको टेक्निकली कैसे करना चाहिए वो सीखने के लिए मैं ये कोर्स में जुड़ा हूँ. नमस्कार, मेरा नाम नीता कुपचंदानी है और मैंने अभी जो आपने अटल भूजल योजना बोला था, तो उसके साथ जुड़ी हुई हूँ और ACT में काम कर रही हूँ. Good afternoon, sir. Myself Gajjar Miral. I am geologist from Water Resource Department. GWRDC में हूँ मैं, और वहाँ अटल भूजल योजना का भी प्रोग्राम अभी चल रहा है. PM KSY का भी अभी चला हुआ है डांग में, उस पर भी काम हो रहा है. ओके. नमस्ते सर, हम एक बार मिले हैं, आपको शायद याद नहीं होगा. हम एक बार मिले हैं और मैं अभी ACT के साथ जुड़ी हूँ. तो 25 सालों से मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जुड़ी हुई हूँ. लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था कि हम सोशल वर्क जो करते हैं, लोगों के साथ जो हम काम करते हैं, उसको ये जो टेक्नोलॉजी या फिर ये जो बातें हैं उसके साथ कैसे जोड़ा है. लेकिन अब क्योंकि ACT के साथ जब हम जुड़े हैं तो धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि जो बात करते हैं योगेश भाई की, जो वैज्ञानिक है उनको सोशल वर्क में लाना है, और जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनको वैज्ञानिक बनाना है. तो इसीलिए इस कोर्स के साथ हम जुड़े हैं कि कैसे पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में हम अच्छा कर पाए. गुड, ग्रेट, थैंक्स. नमस्कार सर, मैं सुरेश हूँ और
एक पंचायत है, उसमें डेप्यूटी सरपंच के तौर पर काम कर रहा हूँ। कहीं 10 साल से मैं जो है लोकल गवर्नेंस पर कुछ काम कर रहा हूँ, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी एडवोकेसी में मेरी रुचि रही है, और कभी कभार मौका मिला है तो सजेशन वगैरह भी रहता है मेरा काम। तो इस फील्ड में रुचि है, तो इसलिए मैं काम करता हूँ। तो कोई सवाल है क्या आपके? हिमांशु जी, एक्चुअली दिस कोर्स में 12 लोगों ने एनरोल किया है। हाँ। तो अभी हुआ ये कि 2 लोगों ने, कुछ बाकी लोगों ने कल परसों में एनरोल किया है, तो वो आ नहीं पाए हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि पहली बार का जो 3 दिन है वो उनके लिए रिपीट करेंगे। इसीलिए हमने आपका रिकॉर्ड भी कर लिया है कि शायद आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम रिकॉर्डिंग दिखा के भी उनके साथ ये करेंगे। तो अभी तो 12 लोगों ने एनरोल किया है, और आपको जान के खुशी होगी 12 में 4 महिलाएं हैं। वेरी गुड। और शायद और महिलाओं को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में अभी बात हुआ कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ मास्टर लोग भी ये कर सकते हैं। तो इस वीक थोड़ा प्रयास करेंगे, अगर अगले थर्सडे तक और कैंडिडेट आ जाएंगे तो शायद 20 लोग या 22 लोगों का बैच करने का प्रयास करेंगे। बट वेरी हमने गुड, क्या, एक्सलेंट। उसको शुरुआत करनी थी 2 तारीख को करना था, लेकिन बरसात की वजह से लेट हो गया। इसमें शुरुआत कर दी ताकि हम इसको और रिगरसली इसको ले पाए, अदरवाइज वो डिले करते हैं ना, डिले एंड डाइल्यूट हो जाता है। तो ये था, एंड बहुत अच्छा लेक्चर था। इनफैक्ट मैं भी आज बहुत सीखा। रिविजिट तो हुआ, बहुत सारी चीजें, बहुत पुरानी चीजें रिविजिट हुई, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव भी मिला। आशा रखता हूँ कि सारे हमारे स्टूडेंट को भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव इससे मिला है। और आप तैयारी रखिएगा, नवंबर में जब आप आएंगे यहाँ पे, तब फिर से हम इन सब लोगों के साथ में एक अच्छा सा इंटरेक्शन रखेंगे। उस टाइम पे हो सकता है शायद सब्जेक्ट टॉपिक अलग हो, लेकिन बिल्कुल। वो रखेंगे, और फील्ड वर्क भी साथ में शायद उनके साथ अरेंज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने का एक दिया हमें, मतलब हमारी चिंताएं कम हो गई इसमें। बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस प्रेजेंटेशन इस पूरे कोर्स के दौरान। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली। थोड़ा हमें साहस आपको तो अभी ज्वाइन योगेश, करना। हाँ 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, मैं आपको ना ये प्रेजेंटेशन भी भेजता हूँ। I'll send you the presentation also. जी 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 हिमांशु जी, हाँ ये प्रेजेंटेशन काम में रहेगा, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया तो काम रहेगा। थैंक यू हिमांशु जी, ठीक है, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।